हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस न करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कभी भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। तो आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो हमारे क्लास 6 की NCERT की साइंस से लिया गया है। ये लेसन नंबर 8 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बॉडी मूवमेंट्स। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी बॉडी होती है, इसमें आप कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडीज़ के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि बोन्स हो गई, उसमें कौन कौन से सॉकेट लगे हुए हैं। जैसे कि आप आमतौर पर देखते ही होंगे कि आप चलते हैं, बैठते हैं, तो आपने कई ओल्ड एज पर्सनस को भी देखा होगा जिनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है। तो वो ऐसा क्यों होता है और उनके किसी स्पेसिफिक एज में ही आके ये सब पेन क्यों होने लग जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो सारे जो पेन हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वो कोई जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि हैंड को या फिर जो आपकी आर्म्स होती है, एल्बो होते हैं, या फिर आपकी जो नी है, ठीक है, जो घुटने हैं, ठीक है, अगर आप उसको सीधा करते हैं, चलते हैं, तो आपके वहाँ पर पेन होती है, ठीक है, जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं। तो ये वैसे हमारी किताब में ये सब लिखा तो नहीं हुआ, बट हम मेनली बात इसी की करेंगे। बाकी हम ये नेक्स्ट चैप्टर्स में इसके भी बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कि भाई ये सब होता कैसे है। तो बेसिकली हम ये सारा इसमें चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनके नाम देखेंगे। जो हमारी मूवमेंट है, मूवमेंट कैसे करते हैं, बोन की सिग्निफिकेंस क्या है हमारी बॉडी में, और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि जो स्नेक्स या फिर जो एनिमल्स हैं, और भी यहाँ पर जैसे कि स्नेल्स हो गया, कॉकरोच हो गया, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये चलते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, और आपने हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। तो आपने हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि हम आसपास जाते हैं, अपने बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं। अगर आप फिंगर्स पर अगर निगाह डालेंगे तो यहाँ पर आपको 5 फिंगर्स देखने को मिल जाती हैं। तो इसके अंदर भी कितनी छोटी छोटी बोन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कितना कुछ करते हैं स्कूल में, आप जब बच्चों को देखते हैं, ठीक है, आप भी कभी स्कूल में रहे होंगे, तो आप जंप करते हैं, कभी आप रस्सी को, है ना, रस्सी जंपिंग होती है वो करते हैं, जो रॉप जंपिंग होती है। और भी यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं। तो कभी कभार आपके यहाँ पर चोट भी लग जाती होगी बॉडी में, तो पेन करता रहता है ना। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों हो जाती है। और कई बार आप देखते हैं कि जो हमारी आर्म्स हैं वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करती है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि भाई हम अपनी जो हमारी आर्म्स है, जो हमारी जो सोल्जर हैं, हमारे जो भी हमारे शोल्डर हैं, जो भी, तो ये इन सभी को क्या हम एकदम से बिल्कुल ही टेढ़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका भी बहुत सारे यहाँ पर रीज़न है, उनके हम यहाँ पर रीज़न भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर आपको एक डायग्राम, यहाँ पर एक ना आपको टेबल भी दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि नेक, रिस्ट क्या होती है, जो कलाई होती है आपकी, ठीक है, जिसको हम गुट भी कह देते हैं, ठीक है, इसको रिस्ट, आपने रिस्ट वॉच जरूर सुना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें फिंगर की, ये क्या है, उंगलियाँ हो गई। यहाँ पर नी क्या होते हैं, घुटने, एंकल, और यहाँ पर जो टो है, ठीक है ना, और यहाँ पर बैक, हेड, एल्बो एंड आर्म्स। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को मूव कर सकते हैं, क्या आप इनको कम्प्लीटली घुमा सकते हैं। जैसे कि नेक होगी, आप इसको कम्प्लीटली घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते। अगर आप रिस्ट की बात करें, जो आपकी कलाई या फिर गुट है, आप इसको घुमा सकते हैं। फिंगर को देखिए, ठीक है ना। तो अगर आप फिंगर की बात करें तो आप सिर्फ इसको एक डायरेक्शन में ही आप इसको मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स होते क्या हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग भी दिखाई दे रहे होंगे, JOINTS। तो आप कोई भी देख पा रहे हैं कि जहाँ से हम कोई भी बॉडी का जो पार्ट है वो मूव कर पाते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें देखी वो क्या थी, लगभग आप कह सकते हैं कि सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पर नेक है, रिस्ट है, फिंगर, नी, ठीक है ना। तो ये सारे तो नहीं, बट आपको यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है एल्बो, शोल्डर और नेक, ये सभी क्या है, ये सभी कह सकते हैं कि जॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आपके बॉडी में कोई जॉइंट होगा ही नहीं तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी बॉडी को मूव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं इसमें बहुत सारे जॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें अपने हेड की, फेस की, नेक की, नोज़ की, ईयर की, या फिर बैक ऑफ द शोल्डर,
हैंड्स की, लेग्स की, तो आपको क्या फील होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारी जो बोन्स हैं, ठीक है, जो हड्डियाँ होती हैं वो आपको बॉडी में फील होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई भी बोन्स ना हो फिर तो आपको लगता है कि आप खड़े हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे ही गिर जाएंगे, आप खड़े भी नहीं हो सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ना चल पाएंगे, ना यहाँ पर आप दौड़ पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनमें कोई बोन्स नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपने जो होते हैं ना, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म होते हैं ना, जो केचुए कह देते हैं इसको, तो इनमें कह सकते हैं कि कोई भी हड्डियाँ नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की, ठीक है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, एक बॉल क्या होता है कि कटोरी टाइप की ले लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक सिलेंडर ले लेना है और एक बॉल ले लेनी है, ठीक है। ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। तो यहाँ पर इस बॉल पर आपने क्या करना है, सिलेंडर को चिपका देना है, ठीक है। और इस बॉल में जो ये बाउल है, ठीक है, ये जो कटोरा है, इसमें आपने इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो आप इसमें इसको अगर मूव कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तो इसको ऐसे ऐसे मूव किया जा सकता है। तो यही जो हाल है, ये हमारे जो शोल्डर है ना, तो आप इनको भी इसी तरह मूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप अभी खुद भी करके देख सकते हैं कि जो आपके शोल्डर हैं, ठीक है, जो आपकी आर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर अपने जो शोल्डर हैं आप उसको अच्छे से मूव कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर हिप बोन्स, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी जो थिक बोन है, ठीक है, थिक बोन है यहाँ की, जो आपके हिप्स के अंडर वाली जो बोन्स होती है, वहाँ पर भी आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है। कि अगर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने चेयर पर बैठे हैं, तो आप अपने जो थिग्स हैं, जो भी लेग्स हैं, उसको आप अगर आप गोल गोल घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पिवटल जॉइंट की, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर एक नेक में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप अपनी नेक को किसी भी साइड में घुमा सकते हैं, या फिर साइड में, या लेफ्ट में, राइट में, या फिर अप या फिर डाउन। तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको पिवटल जॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रख लेना है कि जो हमारे हेड में पिवटल जॉइंट देखने को मिलता है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन सा होता है कि आप इसको सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही घुमा सकते हैं। जैसे कि आप डोर को देखेंगे, तो डोर को या फिर आप तो बंद कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि आप एक टाइम पर ऐसा आएगा कि जो डोर होगा वो किसी साइड में जाएगा नहीं, तो आपको यहाँ पर हिंज दिखाई देगा, ठीक है ना। हिंज मतलब ये कि आप उस डोर को ज़्यादा बंद नहीं कर सकते। जैसे कि उसको अगर आप चाहें कि अगर आप अभी आप अपने डोर पर, दरवाजे पर, ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि डोर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है ना। तो या फिर अंदर जाएगा या फिर बाहर जाएगा, बट वो पूरा अगर आप सोचेंगे कि हम उसको पूरा सा अच्छे तरह से घुमा दे तो वो हो नहीं पाएगा। तो ये आपको जो बोन्स दिखाई देखने को मिलती हैं, ये आपको जो आपके घुटने हैं, ठीक है, जो नी होती है, आपको ये वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप अपने एल्बो की बात कर लें, ठीक है ना, तो जो आपका ये कह सकते हैं, अगर हम बात करें इसको हिंदी में कोहनी, ठीक है, अगर आप अपनी कोहनी को सीधा करेंगे, ठीक है, तो ये ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, ये किसी एक पॉइंट पर आकर ये रुक जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो आप हिंज से ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे दरवाजे में हिंज लगे हुए होते हैं, तो आप हिंज के कारण उस दरवाजे को ज़्यादा बंद नहीं कर पाते या फिर ज़्यादा खोल नहीं पाते, ठीक है ना। तो या फिर आप उसको आगे कर सकते हैं या फिर पीछे कर सकते हैं। तो ये आपने समझ लेना है। अगर हम यहाँ पर बात करें फिक्स्ड जॉइंट की, तो यहाँ पर बहुत सारे जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने जबड़ों की बात करें, ठीक है ना, तो आपके जो भी यहाँ पर जबड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपका जॉ होता है, ठीक है, जॉ इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो आपके जबड़े हैं, तो आपका ये सिर से लगा हुआ है, ठीक है, जो आपका हेड है ये उससे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो आपका जॉइंट है, ठीक है, जो आपका जबड़ों का जो नीचे वाला पार्ट है, आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं, बट कि ऊपर वाला जो पार्ट है आप उसको मूव नहीं कर सकते। तो अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो आप इसको इमेजिन करिए कि ये आपका फेस है, और यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले फेस को देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो आपका जबड़ा है, आप उसको मूव करके देखिए, वो नहीं मूव करेगा। अगर आप नीचे वाले जबड़े की बात करें तो वो मूव करेगा, ठीक है ना। अगर आप रोटी खाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप खा पी रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, आपके भले ही दो दांत हैं या फिर जीभ है, ठीक है, वो नीचे वाले एरिया में ही सारा कुछ हो रहा है। तो जो नीचे वाला जो एरिया है वही यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फैक्ट बताया हुआ है कि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, तो अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के टाइम पर 305 हड्डियाँ होती हैं,
ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो तब वो 206 हड्डियां रह जाती हैं। तब आप सोचेंगे भाई ऐसा कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी हड्डियां होती हैं जो कि बच्चे के जन्म के टाइम, ठीक है, बच्चे के जन्म के टाइम वो जुड़ी नहीं होती, बट बड़े होने के साथ साथ वो बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ती चली जाती हैं, ठीक है। इसी के कारण 305 से लेकर 206 हड्डियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्केलेटन क्या होता है, तो ये जो भी आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो अगर आप इसमें सभी मांस को निकाल दें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलेटन। तो आपको पता है ना, स्केलेटन के बिना आपकी बॉडी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती, कोई भी काम नहीं कर पाएगी। तो ये अक्सर आपको एक्सरे में दिखाई देता होगा कि आपको एक्सरे में सिर्फ जो हड्डियां होती हैं, ये जो स्केलेटन है वो आपको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कार्पल्स की, तो ये कार्पल्स क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि आपके जो पाम्स हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो भी आपके फिंगर्स होती हैं, ठीक है, उंगलियाँ हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही छोटी छोटी हड्डियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्पल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि ये रिब केज क्या होता है, ठीक है ना। तो ये रिब केज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो रिब केज है ये आपके फेफड़े वाली साइड में आपको देखने को दिखाई देता है। तो अगर आप रिब केज को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो हार्ट हो गया और भी बहुत सारे जो अपने ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो इनको यहाँ पर इनकी सेफ्टी यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो इनको यहाँ पर बचा कर रखा जाता है, तो ये हमारी बॉडी में ही पाया जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं रिब केज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस साइड में भी 12 हड्डियाँ हैं, ठीक है, इस साइड आपको 12 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं और इस साइड भी आपको 12 हड्डियाँ देखने को मिलेगी। मतलब कि 12 हड्डियाँ नहीं, मतलब कि जो रिब है, ठीक है, जो 12 आपको जो रिब्स हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर रिब केज कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें बैकबोन की, तो बैकबोन क्या होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो आप अगर आपने क्या करना है कि आपने ना खड़े होकर अपने जो हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से जो आपके पैर का अंगूठा है उसको टच करना है, तो आपको थोड़े से कड़ाके जैसे भी सुनाई देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो सारी जो वर्टिब्रे होती है, ठीक है, वर्टिब्रे से आपको वो आवाज़ें आती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है। मतलब वर्टिब्रे ये कि जो यहाँ पर आपको छोटी छोटी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं ना, उसको हम वर्टिब्रे कहते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी बैकबोन, इसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो यहाँ पर और भी आपको जो देखने को मिलती हैं यहाँ पर कि शोल्डर बोन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है कि आपने क्या करना है कि आपने ना एक दीवार को धक्का लगाना है, तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि जो सारे जो फोर्स है वो आपके जो शोल्डर है ना, जो आपके जो शोल्डर हैं, ठीक है, तो वो सारा जोर उनसे लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो शोल्डर बोन्स की मदद से ही लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे पेल्विक बोन की, तो अब पेल्विक बोन कौन सी होती हैं, तो ये जो पेल्विक हड्डियाँ होती हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपके पेट के नीचे वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, जो जिस पर आप बैठ पाते हैं, ठीक है ना, जिस पर आप बैठ पाते हैं, जो कि पेट के नीचे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेल्विक बोन्स, ठीक है ना। आपने इसको भी समझ लेना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेल्विक बोन कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी स्कल है, ठीक है ना, जो हमारी स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि इनसे ये स्कल है वो बनी होती है, ठीक है। तो इसके कारण हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, इसी स्कल के कारण जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वो सेफ रहता है। तो आपको पता ही है कि ब्रेन में थोड़ा सा भी अगर चोट लग जाए ना, तो वहाँ पर इंसान का बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको देखना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कार्टिलेज, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा डार्क किया हुआ, रेड से भी और ब्लैक से भी। तो ये कार्टिलेज क्या होता है, तो आपने ये तो देख लिया कि आपके जो शरीर में हड्डियां हैं, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा सख्त है, बट हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सख्त तो नहीं होते, बट कुछ ज़्यादा सख्त होते हैं, हड्डी से थोड़ा सा कम सख्त होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। तो अगर आप अपने कान को टच करें, ठीक है, आप ऊपर वाले कान को, ठीक है ना, आपने अपने ईयर के, कान के ऊपर वाले पार्ट को टच करना है, तो आप थोड़ा सा भी टच करके देखिए, तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सख्त दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप उसी नीचे वाले पार्ट को अगर टच करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो ये आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर इमेज में भी दिखाया हुआ है कि अपर पार्ट ईयर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, लोब। सो यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है कि अगर आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना, आपने अपने आर्म्स को एक साइड में लेकर लाना है पूरे जोर लगाकर, तो आपको यहाँ पर जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है कि जो सिकुड़न है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारी मसल्स हैं
और जो हमारी बोन्स हैं ये कैसे वर्क करती हैं ये तो आपने देख लिया, ठीक है ना, कि हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये दोनों साथ साथ में कैसे काम करती हैं। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो क्या इनके में भी इस तरह का ही सिस्टम होता होगा, उनके भी कान होते हैं ऐसी तरह जो भी हमारी बोन्स हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे में जॉइंट देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट ऑफ एनिमल्स। अब गेट क्या होता है? गेट मतलब कि जो जानवर हैं उनके चलने का तरीका आप कह सकते हैं कि वो कैसे चलते हैं, तो इन सभी के बातों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अर्थवॉर्म की, ठीक है ना। अर्थवॉर्म क्या होते हैं? केचुए होते हैं। तो आपको पता है ना कि अर्थवॉर्म को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो यहाँ की मिट्टी होती है वो उसको उपजाऊ बनाने में बहुत तेज़ी से मदद करते हैं। तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हड्डी बिल्कुल नहीं होती। तो आप सोचेंगे भाई इंसानों में तो हड्डी होती है तभी तो वो इतने सारे काम कर पाते हैं, तो इनमें हड्डी ना होने के बाद भी ये चल कैसे पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये बेसिकली करते क्या हैं? तो आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये क्या है, ये कोई मान लीजिए कि अर्थवॉर्म है, ठीक है ना, ये एक अर्थवॉर्म है। तो ये क्या कर रहा है? मान लीजिए कि इसको ये इसका फेस है, ठीक है, तो इसने आगे जाना है। तो ये क्या करता है? ये इस वाले पार्ट को क्या कर देगा? इस वाले पार्ट को, इतने पार्ट को ये क्या करेगा? स्ट्रेच कर लेगा, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को ये आगे बढ़ा देगा, मतलब कि खींच के लंबा कर देगा। और यहाँ पर जब ये वाला पार्ट, ठीक है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या करेगा? इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को ये सिकोड़ कर यहाँ पर ले आएगा, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को यहाँ पर ले आएगा। मतलब कि इस तरह ये ऐसे रेंगते हुए कह सकते हैं कि पहले ये वाला पार्ट आगे लेकर जाएगा, फिर बाद में इस वाले पार्ट को ये खींचकर और दूसरी साइड में ये ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन में ये भी पढ़ के बता देता हूँ। तो ये मूवमेंट करते कैसे हैं? तो ये कहते हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, कि ये पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, इसको यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं और बाद में जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है इसको ये खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह का ये जो प्रोसेस है ये करते करते ये चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये क्या करते हैं? ये चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इनके बॉडी पर, ठीक है, आपको छोटे छोटे ब्रिस्टल क्या होता है? आपने ये भी थोड़ी सी टर्म को ध्यान से देख लेना है कि ब्रिस्टल ना एक छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसके आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये क्या था, ये यहाँ पर अर्थवॉर्म है, ठीक है ना, ये अर्थवॉर्म है। तो इसके अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट पर क्या दिखाई देगा? एक ब्रिस्टल, ठीक है, ब्रिस्टल दिखाई देगा, मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर। तो इसी की मदद से ये क्या कर पाते हैं? ये मूवमेंट यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिस्टल इनके आप कह सकते हैं जो चलने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर आप अपने शूज़ को देख लें, ठीक है, अगर आप या फिर अपने जो स्लीपर्स हैं, जो आपकी चप्पलें हैं, तो उस पर आप कुछ देखेंगे कि ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अगर आपने कभी क्रिकेट खेला होगा तो आप देख पाते होंगे कि जो बैट होता है उसके हत्थी पर एक रबड़ जैसी लगाई होती है। तो वो क्यों लगाई होती है, ठीक है ना? तो वो रबड़ इसीलिए लगाई होती है कि जो हमारा बैट होता है वो हमारी जो ग्रिप है वो बनी रहे। अगर आप स्पोर्ट्समैन को देखेंगे, ठीक है, ये चलो तो ये अभी हम इसको भी बहुत डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो हमारे जो एथलीट होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो शूज़ पहने होते हैं वो किस लिए पहने होते हैं? कि जो उनके शूज़ हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, आप कह सकते हैं कि स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक है। स्पाइक्स मतलब कि जो धरती है वो उनका जो बैलेंस है वो बना रहे, वो गिर ना पाए, ठीक है ना। तो इसी तरह इनके पैरों में भी एक ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर जो बना होता है उसको हम ब्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अर्थवॉर्म है, तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से उपजाऊ बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है ये मिट्टी में ही खाकर ये छोड़ देते हैं, और इनमें हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती। अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्नेल की, ठीक है। तो स्नेल आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये एक स्नेल की एक शेल होती है, ठीक है ना, स्नेल की एक शेल होती है। तो ये कैसे चलते होंगे? तो ये भी कुछ इसी तरह से ही चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, एक यहाँ पर एक ग्लास ले लेना है, ठीक है, एक ग्लास ले लेना है यहाँ पर। अब ग्लास लेने के बाद इसको स्नेल को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब स्नेल को यहाँ पर रखेंगे तो जब ये मूव करेगा तो आप इसके जो लेग्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप कह सकते हैं लेग्स माने कि ये जो आपका ये जो वाला पार्ट है ना, आप इसको मूव करता हुआ देख पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर बताया हुआ है कि ये एक शेल में रहता है, ठीक है, ये इसका स्केलेटन, ये इसका आउटर स्केलेटन यहाँ पर कहलाता है, बट ये कह सकते हैं कि हड्डियों से नहीं बना होता है ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक बात कही हुई है, तो ये भी इसी तरह से ही मूव करता है। तो यहाँ पर ये भी बात बताई हुई है कि जो ये मूव करता है, ठीक है, ये
स्नेल जो यहाँ पर अर्थवॉर्म के कंपैरिजन में ये बहुत ही स्लो मूव करता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी एकदम अच्छे से समझ लेना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉकरोच की, ठीक है। तो कॉकरोच के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 लेग्स हैं, मतलब कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। और यहाँ पर जो इसके बॉडी के स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात की जा रही है कि ये चलते कैसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आउटर स्केलेटन होता है, और इसके यहाँ पर जो आउटर स्केलेटन है मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स की मदद से इसका जो शरीर है उसका यहाँ पर निर्माण हुआ है अपने आप ही। तो इसी की मदद से ये क्या कर पाता है, ये चल पाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके जो यहाँ पर 2 पंख होते हैं, 2 पेयर, मतलब कि यहाँ पर इसके 4 पंख होंगे, मतलब कि 2 पेयर होते हैं। और यहाँ पर ये जो चल पाता है किसकी मदद से, अपने लेग्स की मदद से। और यहाँ पर जो भी इसकी बॉडी मसल्स हैं ये इसको उड़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आपने ये भी ध्यान से देख लेना है कि ये कैसे मूवमेंट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो ये बर्ड्स कैसे मूव करते हैं, तो बर्ड की अगर हम बात करें तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इनको उड़ने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही हल्के तरीके से बनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए इनको बनाया ही उड़ने के लिए गया है भगवान ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये उड़ पाते हैं, इसलिए ये उड़ पाते हैं क्योंकि इनके उड़ने के लिए जो इनकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लिम्ब्स की, ठीक है, तो इनके लिए भी एक खास तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हैं ना इसकी, स्केलेटन ऑफ अ बर्ड के, बर्ड का स्केलेटन यहाँ पर बनाया हुआ है कि इस तरह से ही मॉडिफाइड हुआ है जो इसकी बॉडी है कि ये अच्छे ढंग से उड़ पाते हैं। और यहाँ पर जो इनके शोल्डर होते हैं, ठीक है, जो शोल्डर बोन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाले शोल्डर बोन है, ठीक है, ये वाले क्या हैं, ये शोल्डर बोन्स हैं। तो इन्हीं की मदद से ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनकी मदद से ये उड़ पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इनके ब्रेस्ट बोन्स हैं, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले ब्रेस्ट बोन्स, यहाँ पर इनको इस तरह से मॉडिफाइड किया गया है कि ये जो अपने पूरे शरीर को अच्छे ढंग से ये उड़ा पाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें फ़िश की, तो फ़िश की सबसे पहले अगर आप यहाँ पर शेप देखें, ठीक है, तो शेप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना। तो अगर आप शेप देखेंगे तो अगर आपने कभी जहाज़ भी बनाया होगा, ठीक है, कभी आपने बचपन में या फिर कभी नाव भी चलाई होगी या फिर आपने कभी जहाज़ भी बनाया होगा, तो अगर आप जहाज़ को देख पाते होंगे, जो भी एरोप्लेन आप बनाते हैं हाथों से कागज़ का, तो अगर आप उसको उड़ाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में जा पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्रंट वाला जो एरिया होता है, जैसे कि फ्रंट वाला एरिया कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, तो इस तरह से वो हवा को चीरता हुआ वो आगे जा पाता है। इसी तरह आप यहाँ पर जो शिप्स देख रहे हैं वो इस तरह यहाँ पर बताई हुई है कि अगर आप इस बोट को, ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में भेजेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये चल पाएगी। अगर आप इस शिप्स को इस साइड से अगर आप धक्के मारेंगे, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से फ्लो करेंगे ऐसे, तो ये नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये डूब जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर फिश की जो आप कह सकते हैं, जो इनमें जो इनके फिन्स हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो भी इनके पंख वगैरह लगे हुए हैं, तो इनकी मदद से ये किसी एक डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे से ये मूव कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो इनकी बॉडी है, शेप है, वो क्या है, स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड। तो स्ट्रीमलाइंड का क्या मतलब है कि भाई यहाँ का जो इनका जो हेड होता है और यहाँ पर जो इनकी टेल है, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉलर होती है, ठीक है, जिनके कारण ये पानी में, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से मूव कर पाते हैं, इसलिए इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है। सो यहाँ पर आपको एक और डायग्राम यहाँ पर बताई हुई है कि जो फिश है वो मूव कैसे करती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि इस गति से, ठीक है, इस गति से जो फिश होती हैं वो तेज़ी से पानी में मूव कर पाती हैं। तो यहाँ पर इनकी भी बॉडी इसी तरह से बनाई हुई है कि भाई ये जो फिशेज़ होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, ये पानी में बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कर पाती हैं, ये इनकी जो मसल्स होती हैं ये भी आप कह सकते हैं कितनी स्ट्रांग होती हैं, तभी तो ये पानी में इतनी तेज़ी से क्या कर पाती हैं, ये तैर पाती हैं। तो यहाँ पर ये झटके मारते हुए, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करते हुए ये क्या करती हैं, ये पानी में ऐसे तैर पाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर स्नेक्स की, ठीक है, तो स्नेक्स कैसे यहाँ पर मूव करते हैं, तो स्नेक्स अगर आप देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में, ये भी कुछ इस तरह से ही, अगर आप देखेंगे कि इनके पैर तो होते नहीं हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर रेंगते हैं। तो ये लूप्स होती हैं ना, जो लूप्स होती हैं, लूप्स क्या होती हैं, जैसे कि ये ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरह टेढ़े मेढ़े होकर ये इस तरह यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है ना। और यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कि मसल ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन्स, की जो इनके मसल्स हैं वो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, रिब्स हो गया, स्किन्स हो गया, इनके साथ इन्हें जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर जो स्नेक्स की बॉडी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लूप्स में होती है, जिसके कारण ये अपने आप को आगे पुश कर पाते हैं ग्राउंड पर। सो उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब जरूर से मिले होंगे। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और देख लें तो यहाँ पर
एक ना अरिस्टोटल नाम के यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर एक गेट्स ऑफ एनिमल्स नाम की एक किताब लिखी थी। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर जवाब दिए थे कि जो जानवर होते हैं वो चलते कैसे हैं, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर गाय की या फिर जो बफेलोज हैं, जो भैंस होती हैं, इनके यहाँ पर कितनी लेग्स होती हैं। तो यहाँ पर एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी किसको कहा जाता है, तो वो होती है फीमर। ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर फीमर। वैसे ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, बट शायद आपकी सीनियर क्लासेस में ज़रूर लिखा हो। तो यहाँ पर जो फीमर होती है वो आपके थिग्स में, ठीक है, हिप्स के नीचे वाली जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, जो थिग्स होता है, वहाँ पर आपको फीमर नाम की हड्डी मिलती है, जो कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है स्टैपीज। ठीक है ना, आपने याद रख लेना है इसको। उसका नाम है STAPES। और ये होती कहाँ पर है, ये हमारे ईयर्स में होती है, मतलब कि ये हमारे कानों में ये जो हड्डी होती है, ये स्टैपीज उसका नाम है। और सबसे बड़ी हड्डी फेमर होती है। तो यहाँ पर आपको एक और बात बताई हुई है कि योगा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमने यहाँ पर शुरू से ही चैप्टर कौन सा पढ़ा है, बॉडी वाला पढ़ा है, हड्डियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, हमारी जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो योगा है, एक योगा डे UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम का पार्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन भी। तो योगा है, ये एक पर्सन को हेल्थी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका माइंड है उसको फ्रेश करने की में भी मदद करता है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर सीधा करने में मदद करता है। और यहाँ पर योगा के यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। हमारी जो एज है, ठीक है, वो भी कहा जाता है कि इससे बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन होता है वो हेल्थी हो जाता है ना। तो ये सारी हमारे इस चैप्टर में बातें थी। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर हमने बैकबोन देख लिया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ब्रिस्टल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट, गेट्स ऑफ एनिमल, हिंज जॉइंट, मसल्स, आउटर स्केलेटन, पेल्विक बोन्स, और यहाँ पर पिवटल जॉइंट्स, रिब केज, शोल्डर बोन, स्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइन। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी न्यू टर्म्स आपको सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये चैप्टर हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।